नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज देखेंगे EVS का पार्ट 9। हम लोग इससे पहले पार्ट 8 तक देख चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो JTET, CTET या किसी भी स्टेट का टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UP टेट, HP टेट, हरियाणा टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज में हम लोग लेकर के आते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का हल व्याख्या सहित, ताकि आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश मिल सके और आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, चौथा है हीनताजन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन जो है वो इसका सही आंसर होगा 4, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। इसका सही आंसर यही होगा। तो विटामिन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग दूसरा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला है चिकना और साफ बनाने के लिए, दूसरा है कीटों को दूर रखने के लिए, तीसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो क्यों गांव के लोग झोपड़ी की दीवारों को और फर्श को गोबर से लिपते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, चिकना और साफ बनाने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लिपा जाता है ताकि वह साफ और चिकना रहे तथा कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ें। तो कीड़े मकोड़े दिख सकें और चिकना और साफ सुथरा रहे, इसलिए गोबर से लिपापोती करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 3 को। एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। औसत से कम मतलब कमज़ोर विद्यार्थी जिसको आप कह सकते हैं, थोड़ा उनको समझने में दिक्कत होता है और जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा धीमे गति से समझते हैं। तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? तो औसत से कम है मतलब मंदबुद्धि के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो अच्छे बच्चे के समान आ जाएं। अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए आप कौन सी व्यूह रचना का चुनाव करेंगे? तो पहला है कि यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं। दूसरा है कि यदि उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। तीसरा है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्तकार्य देना। दत्तकार्य मतलब होमवर्क, तो उसको घर में अतिरिक्त होमवर्क देना। चौथा है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो इसका सही आंसर होगा कि वो औसत बच्चे हैं, औसत से कम बच्चे हैं और उसको आप समान अन्य विद्यार्थियों के समान लाना चाहते हैं। तो जो सही आंसर होगा आपको वो होगा दूसरा क्या है कि यदि किसी कक्षा में औसत से कम अंक लाने वाले छात्र हैं तो उन्हें सभी छात्रों के बराबर लाने के लिए सबसे पहले यह पता करना होगा कि वह किस क्षेत्र में सबसे कमज़ोर है तथा फिर उन्हें उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय करने होंगे। नेक्स्ट है एक संतुलित प्रश्न बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में कर्म में से कौन सा सही तरीका है?
यदि आप एक शिक्षक हैं तो बच्चे के लिए आप प्रश्न तो बनाएंगे, और प्रश्न बनाने के लिए आप कौन सा तरीका इसमें छांटना है जो कि सबसे सटीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप कौन सा ऑप्शन को चुनेंगे और सटीक तरीका कौन होगा ये देखना है। तो पहला है कि प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, डिजाइन से मिलान कर ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंक योजना लिखना। तो ये मेरे हिसाब से सटीक नहीं है। पहले प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना मतलब प्रिंट कर देना, ये ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ये गलत है। दूसरा है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना, ये भी सटीक नहीं है। तीसरा है प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। ये कुछ सही है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये भी गलत है। चौथा है पहले डिजाइन तैयार करिए, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करिए, प्रश्न लिखिए और उसका संपादन करिए और अंक योजना लिखिए। तो सबसे सटीक जो होगा वो चौथा होगा कि संतुलित प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना और फिर अंक योजना बनाना, ये सबसे सटीक तरीका है। तो इसका सही आंसर होगा 4। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों का कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से खाली स्थान के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो सभी बड़े शहरों में भारी संख्या में वाहन चल रहे हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो पर्यावरण में संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने, दूसरा है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर आदि नहीं रखने, चौथा है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच कराने। तो आप सही आंसर है, इसमें आप योगदान दे सकते हैं। तो दूसरा है कि यदि आपको बाज़ार जाना हो तो अपना पर्सनल गाड़ी ना लेकर के आप यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, तो आप पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। सही आंसर होगा दूसरा। आइए थोड़ा इसके बारे में देख लें। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो यदि हम लोग भी बाज़ार जाएं तो अपनी गाड़ी नहीं लेकर के सार्वजनिक वाहन जो चलते हैं, बस, ट्रेन, उस सबों का उपयोग करें तो हम पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। अब नेक्स्ट है कक्षा जांच की। समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य नहीं कराता। इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। कक्षा जांच होता है तो समीर जो है एक स्टूडेंट है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास अपना होमवर्क जमा नहीं करता है। तो इसमें सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहला, अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। दूसरा है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना। तीसरा है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए नोट लिखना। और चौथा, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना। तो इसमें जो सटीक आंसर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है वो पहला होगा, क्योंकि उसके इसमें देखिए, आइए देखते हैं एक्सप्लेन करके। समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन का दत्त कार्य शिक्षिका के पास जमा नहीं करता है। तो इससे निपटने के लिए सबसे पहले उससे अनियमितता के कारण का पता करना होगा और उसे सही परामर्श देना होगा। उसके प्रॉब्लम्स को हमें समझना होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे मोटिवेट करना होगा। तो इसका सटीक आंसर जो होगा पहला होगा। नेक्स्ट है
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ कैसे पहुंचाता है? पहला है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, दूसरा है उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, तीसरा बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, चौथा है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श और सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो 4 होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। तो सटीक आंसर जो होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन मतलब जिससे हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी वगैरह वगैरह, तो ईंधनों से परिचित कराना है बच्चों को। तो शिक्षक उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहला है कि चार्ट पर ईंधनों का चित्र प्रदर्शित कर सकता है, दूसरा है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, तीसरा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, और चौथा है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो सही आंसर जो होगा, इसका सबसे सटीक आंसर होगा वो 2 होगा कि बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखाएं तथा उपयोग करना बताएं और लघु फिल्म दिखाएं। तो ये सबसे सटीक आंसर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, पहला है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, दूसरा है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तीसरा है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, और चौथा है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा वो चौथा होगा, भैंस की पीठ पर जूं वगैरह जो होता है परजीवी उसको खाता है, इसीलिए भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला दिखाई देता है। तो आइए थोड़ा डिटेल देख लें। बगुला एक परजीवी है, इसीलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसीलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य तो वो छांटना है आपको, कौन सा है उद्देश्य? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, दूसरा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तीसरा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, चौथा है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इसमें जो सबसे सटीक उत्तर होगा, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो होगा वो दूसरा होगा कि बच्चों में, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना और बाहरी दुनिया के सामाजिक ज्ञान का जोड़ना है। तो बाहरी ज्ञान मिल सके बच्चों को, इसीलिए पर्यावरण अध्ययन विद्यालय में पढ़ाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आकलन मतलब इवैल्यूएशन में क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, दूसरा है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए
प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा इन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। चौथा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर जो आकलन होना चाहिए उसका सही तरीका होना होगा पहला इसका सही आंसर होगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। आइए एक बहुत ही सरल प्रश्न को हम लोग देख लें कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन? शेर, हाथी, बाघ या मोर। तो इसका सही आंसर होगा बाघ। बाघ इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। भारत में पाई जाने वाली इस प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो है बाघ। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र मतलब नक्शा बच्चे पढ़ सकेंगे, इसके लिए कौन सा कौशल होना चाहिए बच्चों में? ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ड्राइंग और पेंटिंग उनका बहुत बढ़िया हो। दूसरा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता हो। तीसरा है कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता हो। चौथा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता हो। तो ये सबसे इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा 2। मानचित्र पर पढ़ने के लिए सामान्यतः विद्यार्थी दिशा, स्थान और दूरी का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी बच्चे उसको मानचित्र को अच्छे ढंग से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। चौथा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इसका सटीक आंसर होगा दूसरा। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का तात्पर्य है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। हमको जो उद्देश्य नहीं है उसको छांटना है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य कौन नहीं है उसको छांटेंगे। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण में उत्सुकता जगाना। दूसरा है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तीसरा है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्रालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। चौथा है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो उद्देश्य जो है वो नहीं है, वो है चौथा। ये तीनों आपका उद्देश्य में आता है, ये पॉजिटिव वे में है। और इसका सटीक आंसर जो है, जो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो है चौथा। तो इसका सही आंसर 4, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। उसे हम लोग परिभाषा रटाएं, शब्दावली रटाएं, ये कंसेप्ट पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का नहीं है। आइए साइंस से रिलेटेड एक प्रश्न को देख लें। क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन मतलब उबलना और वाष्पीकरण मतलब भाप बनकर के उड़ना, दोनों में क्या अंतर है? तो क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। एक
दूसरा है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तीसरा है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा तीसरा कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु क्वथन जो है केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है। तो सटीक आंसर जो है वो होगा आपका तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टूटता तारा जिसको उल्का कहते हैं वो क्या है। यह एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। दूसरा है एक समान गति से चलने वाला तारा। तीसरा है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और चौथा उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा जो है वो आपका सही आंसर जो होगा वो उल्का है। जो पृथ्वी के टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल के कारण आग पकड़ लेता है। तो सटीक आंसर जो होगा वो चौथा होगा। एक सूचना है कि यदि आप जे टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जे टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स भारी लगता है, मैथ्स आपको कठिन लगता है, तो आप हमें कांटेक्ट करें। हम मैथ्स का एक सीरीज चलाते हैं जिसमें क्लास 2 से 12 तक के मैथमेटिक्स को आपको ट्रिकी वे में बताया जाएगा। कंपटीशन की दृष्टि से कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको बहुत ढंग से पढ़ाते हैं। इसका सबसे खासियत है कि हम आपको बेसिक से लेके चलते हैं और बेसिक आपका मजबूत होगा तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो बेसिक से आप कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स तैयारी करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 99 345 76 402 पर, या आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मैथ्स में हम आपको नीचे से लेकर के आपका ग्रास रूट से एकदम नीचे से लेकर के आपको ऊपर तक लेके चलेंगे। आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। इसका खासियत है कि हम आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो देते हैं, उस वीडियो को देखना है और सेम डे हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं। और वो ऑनलाइन टेस्ट लेने से आपको ऑनलाइन टेस्ट देने से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप मैथ्स में अच्छा कर सकेंगे। तो आज ही आप हमसे कांटेक्ट करें 99 345 76 402 पर। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जिनको थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर लगता है या तो डर लगता है मैथ्स में कि प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, तो वो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। मैं आपका पूरी सहयोग करूंगा और आपको मैथ्स में ना प्रॉब्लम हो ये मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं ब्रोमीन का, क्लोरीन का, आयोडीन का या लोहा का। तो सागर से जुड़ा हुआ है तो आपको पता चल गया होगा कि ये महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है तो आयोडीन का। सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है क्योंकि सागर का जल लवण युक्त होने के कारण सागरीय खरपतवार भी लवण युक्त हो जाते हैं। इसीलिए आयोडीन इसका महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम लोग। कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में, चांद की सतह में आप जो देखते हैं दाग, उसके बारे में क्या सटीक होगा, सबसे अच्छा क्या होगा। पानी नहीं, गहरे गट्टर, ऊंचे पहाड़ हैं। पानी नहीं, पर्याप्त हवा और ऊंचे पहाड़ हैं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो पहला होगा। वहाँ चांद की सतह पर पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़ हैं।
एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है तो क्या करेगा? वो थ्रेशिंग, हस्त चयन करेगा, निष्पावन करेगा या फसल की कटाई करेगा। तो दाना को अलग करने के लिए इसमें थ्रेशिंग का कार्य किया जाता है। तो किसान दानों को भूसे से थ्रेशिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। ये मुख्यतः गेहूं को अलग करने में प्रयोग की जाती है। थ्रेशिंग, थ्रेशर भी कहते हैं जिसको हम लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य नहीं है, आपको वो छांटना है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकास करना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तीसरा, बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो ये उद्देश्य नहीं है, आप देख रहे होंगे ये ऑड है। तो चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां इसलिए दी जाती है ताकि विद्यार्थी ने जो पाठ पढ़ा है बाद में उस पाठ का पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सकें। इसीलिए नहीं होता है कि विद्यार्थी भ्रमित हो जाएं। तो उद्देश्य नहीं है, ये छांटना था, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। तीसरा है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। चौथा है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो आप पोषण के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, विटामिन वगैरह वगैरह के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा दूसरा। तो कक्षा में पोषण का प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षिका विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने को कहें और बाद में उसकी व्याख्या करें, तो ये सटीक हो सकता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। पहले उसके बारे में पढ़ाया जाता है और बाद में उसको राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह खाली स्थान में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किस में सहायता करेगा? पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास। दूसरा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने। तीसरा, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेने। चौथा है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में। तो ये इसका सही आंसर होगा दूसरा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों से जोड़ने में। तो क्या है कि इसमें पहले चैप्टर को पढ़ाया गया और फिर उसको एकदम ठोस रूप में दिखाया गया, उसको एग्जैक्ट ओरिजिनल दिखाया गया। तो उससे क्या होगा कि वास्तविक जीवन परिस्थितियों को जोड़ सकेंगे बच्चे जो पढ़े हैं उस मैटर को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं? निकटतम मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। दूसरा, लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। तीसरा है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। चौथा है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। तो इसमें जो सही आंसर होगा एक दूसरे से जो करीब से जुड़े हुए हैं वो है पहला। तो इसका सही आंसर होगा पहला, लौह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। एक ही समूह के निकटतम रूप है क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आंवला में आयरन अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। पहला, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। दूसरा, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तीसरा, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। और चौथा है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। तो टीचर गार्जियन का मीटिंग कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा
वो होगा पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो आइए व्याख्या देखते हैं कि अभिभावक शिक्षक क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, जिससे शिक्षार्थियों की कमजोरियों और योग्यता की जानकारी अभिभावक को हो सके और उसमें वो सुधार कर सकें। नेक्स्ट है कि दत्त कार्य मतलब होमवर्क। तो होमवर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। चौथा है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो आपका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो चौथा होगा कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक तुरंत सूचना पहुंच जाए। और एक विनम्र रिक्वेस्ट भी होगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।